तीर्थ यात्रा का टिकट बेटे का प्यार नहीं बल्कि मेरे घर से मुझे बेदखल करने की एक गहरी साजिश थी। उस दिन मैंने आंसुओं से नहीं बल्कि कानून से अपने ही खून को जवाब दिया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस घर की सच्चाई है जहाँ रिश्तों की बुनियाद स्वार्थ पर टिकी होती है। जिंदगी के 60 दशक पार करने के बाद इंसान सोचता है कि अब आराम का वक्त है, लेकिन कभी कभी असली परीक्षा उसी मोड़ पर शुरू होती है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत मकान था, शांति निवास। इसे 65 वर्षीय रघुवीर नारायण और अपनी पाई पाई जोड़कर बनाया था। पत्नी शांति के गुजर जाने के बाद वह मकान ही रघुवीर जी के लिए उनकी सबसे बड़ी याद और आसरा था। घर में रह उनके साथ उनका इकलौता बेटा कुणाल और बहू विशाखा रहते थे। पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल कुछ अजीब सा था। कुणाल अक्सर अपने पिता से कतरा कर निकलता और विशाखा की आवाज में एक अनकही सी कड़वाहट घुली रहती थी। रघुवीर जी सोचते कि शायद दफ्तर का तनाव होगा, इसलिए वह खुद ही खामोश रहते और अपने बगीचे के पौधों में अपना समय बिताते। लेकिन फिर अचानक एक दिन हवा ने का रुख बदल गया। दिवाली से ठीक 10 दिन पहले की बात है। रघुवीर जी सुबह के समय अखबार पढ़ रहे थे, तभी बहू विशाखा हाथ में अदरक वाली चाय और बेसन के लड्डू लेकर आई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो पिछले 3 सालों में रघुवीर जी ने कभी नहीं देखी थी। पिताजी, आज आपके मनपसंद लड्डू बनाए हैं, चाय के साथ खाइए ना। रघुवीर जी ने अचरज से बहू की तरफ देखा। उनके हाथ खुद ब खुद लड्डू की तरफ बढ़ गए। तभी कुणाल भी तैयार होकर कमरे में आया। उनके हाथ में एक लाल रंग का बड़ा सा लिफाफा था। वह सीधा अपने पिता के पैरों में झुक गया। पिताजी, मुझसे और विशाखा से बहुत सी गलतियां हुई है। हम अपने काम में इतने उलझ गए कि आपका ध्यान ही नहीं रख पाए, लेकिन अब हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। रघुवीर जी का गला भर गया। एक पिता का दिल किसी भी बर्फ से ज्यादा जल्दी पिघलता है। उन्होंने कुणाल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, इसमें माफी कैसी? परिवार में तो ये सब चलता रहता है, तो खुश रहे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कुणाल ने वह लाल लिफाफा रघुवीर जी के हाथों में थमा दिया। यह क्या है बेटा? पिताजी, यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। हमने आपके लिए 15 दिन की 4 धाम की यात्रा का पूरा प्रबंध किया है। आपके आने जाने का खर्च, वहां रुकने की व्यवस्था, सब कुछ तय हो चुका है। परसों सुबह आपकी ट्रेन है। हमेशा कहते थे ना कि माँ के बिना आपका तीर्थ पर जाने का मन नहीं करता। इस बार आप उनके नाम से यह यात्रा पूरी करके आइए। विशाखा ने भी तुरंत हामी भरी। हाँ पिताजी, आपको वहां बहुत शांति मिलेगी। और हाँ, जाने से पहले आपके स्वास्थ्य बीमा के कुछ कागजात हैं, उन्हें नवीनीकृत करना है ताकि यात्रा में कोई दिक्कत ना आए। कुणाल शाम को वे कागज ले जाए आएगा, आप बस अपने हस्ताक्षर कर दीजिएगा। रघुवीर जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने लिफाफे को सीने से लगा लिया। उस दिन उन्हें लगा कि जैसे उनका पूरा खोया हुआ संसार वापस लौट आया है। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा आदर्श और मीठी लगने लगे तो उसमें किसी गहरी कड़वाहट की मिलावट होती है। शाम को कुणाल दफ्तर से लौटा। उसके हाथ में एक भूरे रंग की फाइल थी। उसने वह फाइल मेज पर रखी और जल्दी से कपड़े बदलने चला गया। रघुवीर जी खुशी खुशी अपनी अटैची में कपड़े रख रहे थे। उनका चश्मा मेज पर ही रखा था। तभी उनके पुराने मित्र और पेशे से वकील विद्याधर जी का फोन आया। विद्याधर जी ने यात्रा की बधाई दी और बातों बातों में कह दिया कि किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे पढ़ जरूर लेना। यह एक सामान्य सी सलाह थी, लेकिन रघुवीर के दिमाग में एक छोटी सी खटक पैदा कर गई। उन्होंने मेज पर रखी उस भूरे रंग की फाइल को उठाया। सबसे ऊपर स्वास्थ्य बीमा का फॉर्म था, उसके नीचे अस्पताल की कुछ पर्चियां थी। लेकिन जब उन्होंने सबसे नीचे देखा तो एक भारी सा कागज मुड़ा हुआ रखा था, जिस पर ऊपर की तरफ सरकारी मुहर लगी थी। रघुवीर जी ने अपना चश्मा पहना और उस कागज को बाहर निकाला। कागज के सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, पूर्ण मुख्तारनामा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके हाथों की नसें तन गई और सांसें भारी हो गई। यह कोई स्वास्थ्य बीमा का कागज नहीं था, यह उनके पूरे घर, शांति निवास और उनके बैंक खातों का पूरा अधिकार कुणाल के नाम करने का कानूनी दस्तावेज था। सबसे नीचे उनके हस्ताक्षर के लिए खाली जगह छोड़ी गई थी, जहां पेंसिल से हल्का सा निशान लगाया गया था कि हस्ताक्षर यहां करने हैं। उस पल, एक पल में रघुवीर जी के भीतर का वह भावुक पिता मर गया और उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा हो गया जिसने दुनिया की धूप में अपने बाल सफेद किए थे। उन्हें पूरी साजिश समझ आ गई। 4 धाम की यात्रा कोई प्रायश्चित नहीं थी, बल्कि उन्हें 15 दिन के लिए शहर से दूर भेजने की एक चाल थी। एक बार इस मुख्तारनामे पर उनके हस्ताक्षर हो जाते तो उनकी अनुपस्थिति में कुणाल इस मकान को किसी बिल्डर को बेच सकता था या अपने नाम कर सकता था। और जब तक वह तीर्थ यात्रा से लौटते उनके पास सिर छुपाने के लिए अपनी ही छत नहीं होती। रघुवीर जी के मन में आया कि अभी कुणाल को बुलाकर उसके गाल पर एक तमाचा रसीद करे और उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, भावनाओं में बहकर उठाया गया कदम अक्सर सबूतों को मिटा देता है। अगर उन्होंने अभी हंगामा किया तो कुणाल और विशाखा कह देंगे कि यह गलती से आ गया था या उन्होंने कुछ गलत समझ लिया था। बात पलट जाएगी और रघुवीर जी ही इस सब करने वाले बुरे पिता साबित हो जाएंगे। उन्होंने खुद को शांत किया। उस मुख्तारनामे को वापस उसी जगह, उसी सटीकता से रख दिया जहां वह पहले था। कुछ देर बाद कुणाल कमरे में आया। पिताजी, लाओ मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ दस्तखत करने हैं। कुणाल ने फाइल खोली और बहुत ही सफाई से स्वास्थ्य बीमा वाले पन्ने के ठीक नीचे मुख्तार नामे वाले पन्ने का सिर्फ निचला हिस्सा बाहर खिसकाया। पिताजी, ये हस्ताक्षर यहाँ ऊपर
ऊपर और एक यहाँ नीचे कर दीजिए, यह अस्पताल के आपातकालीन नियम के लिए है। रघुवीर जी ने कुणाल की आंखों में देखा, उन आंखों में जो डर और लालच छिपा था अब रघुवीर जी को साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने शांति से पेन उठाया, लेकिन उन्होंने अपने असली हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर बदल दिया और दस्तखत का अंदाज बिल्कुल अलग रखा, जो उनके किसी भी सरकारी पहचान पत्र से मेल नहीं खाता था। कुणाल ने जल्दी से फाइल बंद की और राहत की एक लंबी सांस ली। बस पिताजी, अब आप आराम से सो जाइए, परसों सुबह हमें स्टेशन निकलना है। रात भर रघुवीर जी सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने उन अपनी पत्नी के साथ बिताए गए वो दिन घूम रहे थे, जब उन्होंने एक एक ईंट जोड़कर यह घर बनाया था। अगली सुबह जब कुणाल और विशाखा अपने कामों में व्यस्त थे, रघुवीर जी ने बहाना बनाया कि उन्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए देनी है। वह सीधे अपने वकील मित्र विद्याधर जी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी बात बताई। विद्याधर जी ने गहरी सांस ली और बोले, रघुवीर, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धोखा देने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर तुम शहर से बाहर गए तो वह उस जाली हस्ताक्षर वाले मुख्तारनामे का इस्तेमाल करके रजिस्ट्री ऑफिस में सौदा पक्का कर लेगा। हमें तुरंत उसे रोकना होगा। रघुवीर जी ने दृढ़ स्वर में कहा, विद्याधर, मुझे सिर्फ उसे रोकना नहीं है, मुझे उसे यह एहसास दिलाना है कि जिस पेड़ की छांव में वह पला है वह पेड़ अभी खोखला नहीं हुआ है। तुम मेरी पूरी संपत्ति का एक न्यास ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करो। यह घर मेरे जाने के बाद कुणाल को नहीं बल्कि शहर के उस अनाथालय को जाएगा जहां शांति अक्सर जाया करती थी, और इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। उसी दिन रघुवीर जी ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक लिखित आपत्ति दर्ज करवा दी कि उनकी किसी भी संपत्ति पर उनके भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना कोई भी क्रय विक्रय का मुख्तारनामा स्वीकार न किया जाए। इसके साथ ही बैंक में भी लिखित सूचना दे दी गई। अगली सुबह स्टेशन जाने का समय आ गया। विशाखा ने रघुवीर जी को दही चीनी खिलाई। पिताजी, अच्छे से दर्शन कीजिएगा, हमारी चिंता मत कीजिएगा। विशाखा की बातें अब रघुवीर जी को किसी चुभते हुए कांटे जैसी लग रही थी। स्टेशन पहुंचकर कुणाल ने उन्हें ट्रेन में बैठाया। अपना ध्यान रखना पिताजी, मैं आप चलता हूँ, मुझे दफ्तर का एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। कुणाल ने नजरें चुराते हुए कहा। रघुवीर जी जानते थे कि वह जरूरी काम दफ्तर का नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ सौदे का था। ट्रेन ने सीटी बजाई और कुणाल प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया, लेकिन कुणाल को यह नहीं पता था कि जैसे ही ट्रेन ने दूसरा स्टेशन पार किया, रघुवीर जी ने अपना सामान उठाया और वापस लखनऊ की दिशा में आने वाली बस पकड़ ली। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। शांति निवास के बैठक वाले कमरे में कुणाल, विशाखा और एक प्रॉपर्टी डीलर बैठे थे। मेज पर चाय के कप और कुछ स्टाम्प पेपर रखे थे। देखिए कुणाल जी, कागज तो पूरे हैं, आपके पिताजी ने पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, हम आज ही एडवांस का चेक आपको दे रहे हैं, कल रजिस्ट्री करवा लेंगे, डीलर ने कहा। कुणाल ने सूखी खुशी से चेक की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर की कुंडी खुली। तीनों ने पलटकर देखा। दरवाजे पर रघुवीर जी खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई थकावट नहीं था, बल्कि एक ऐसी कठोरता थी जो कुणाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। कुणाल के हाथ से चेक छूटकर जमीन पर गिर गया। पिताजी, आपकी तो ट्रेन। कुणाल के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। विशाखा का चेहरा पीला पड़ गया था। रघुवीर जी धीरे धीरे चलकर अंदर आए। उन्होंने डीलर की तरफ देखा और बोले, भाई साहब, आप अपना चेक और स्टाम्प पेपर वापस रख लीजिए। यह मकान न तो बिकने वाला है और न ही इस लड़के के पास इसका कोई अधिकार है। डीलर ने चौंक कर पूछा, लेकिन इन्होंने तो मुझे आपकी दस्तखत की हुई मुख्तारनामे की फाइल दिखाई है। रघुवीर जी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कुणाल की तरफ देखा। उस फाइल को जरा ध्यान से देखिएगा डीलर साहब, उस पर जो दस्तखत है वो मेरी असली दस्तखत ही है ही नहीं। अगर आप उस कागज के आधार पर सौदा करेंगे तो आप भी जालसाजी के जुर्म में अंदर जाएंगे। मैंने कल ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। यह सुनते ही डीलर ने जल्दी से अपने कागज बटोरे और कुणाल को खरी खोटी सुनाते हुए घर से बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ रघुवीर जी, कुणाल और विशाखा थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की सुई की आवाज भी हथौड़े जैसी लग रही थी। क्यों कुणाल? रघुवीर जी की आवाज में दर्द कम और क्रोध ज्यादा था। मेरे ही घर से मुझे बेदखल करने के लिए तुमने भगवान के नाम का सहारा लिया। तुम्हें लगा तुम्हारा बूढ़ा बाप इतना मूर्ख है कि वह अपनी मौत के कागज को जीवन बीमा समझकर दस्तखत कर देगा? कुणाल घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे ऊपर कुछ कर्ज था, मुझे समझ नहीं आया। विशाखा ने भी रोने का नाटक शुरू कर दिया। हाँ पिताजी, हम लालच में आ गए थे, हमें क्षमा कर दीजिए। रघुवीर जी ने अपना हाथ उठा लिया। बस, आज के बाद इस घर में कोई झूठ नहीं बोला जाएगा। माफी इंसान से मांगी जाती है और तुम दोनों ने आज मेरे अंदर के पिता को मार दिया है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ इस घर का मालिक खड़ा है। मैंने कल अपनी पूरी संपत्ति का एक न्यास बना दिया है। मेरे जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी इस घर की एक ईंट पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। कुणाल सदमे से पत्थर बन गया। जिस संपत्ति के लिए उसने अपने ही खून से गद्दारी की थी वह अब हमेशा के लिए उसके हाथों से निकल चुकी थी। मैंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। यही एक पिता के रूप में मेरा आखिरी फर्ज था, लेकिन अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। जो रास्ता तुमने मेरे लिए चुना था, अब उसी रास्ते पर तुम्हें खुद चलना होगा। उस शाम शांति निवास से 2 सूटकेस बाहर निकले, लेकिन उसमें किसी तीर्थ यात्रा का सामान नहीं था। उसमें उस बेटे और बहू का लालच का और पछतावा भरा था, जिन्हें उनकी करनी का फल मिल चुका था। रघुवीर जी ने घर का दरवाजा बंद किया। आज घर में कोई और नहीं था, लेकिन उन्हें पहली बार एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का अनुभव हो रहा था। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र बढ़ने का मतलब लाचार
होना नहीं होता और अनुभव हमेशा हर चाल से एक कदम आगे रहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी के अंधे प्यार या अचानक बदले व्यवहार पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब बात आपके भविष्य और आपकी उस सुरक्षा की हो जिसे आपने जीवन भर की मेहनत से कमाया है। अगर आपको रघुवीर जी की यह कड़ा और सही फैसला पसंद आया हो तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार के साथ इसे साझा करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।